पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा विधायक आजम खां से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने आजम खां के अच्छी सेहत के लिए दुआएं भी मांगी है। आपको बता दें कि आजम खां सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर वापस आए। इस तस्वीर में अखिलेश यादव, आजम खां और उनके करीबी लोग नजर आ रहे हैं। आजम खां बीते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। जेल से निकलने के बाद आजम खां की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां उनका इलाज चल रहा है। आजम खां बीते कुछ दिनों से अखिलेश यादव पर अप्रत्यक्ष तौर पर बयान देते रहे हैं। उन्होंने पार्टी प्रमुख से नाराज होने की बातों पर कहा कि मेरी नाराज होने की औकात नहीं है। मेरे जिनसे रिश्ते बन जाते हैं वो मेरी तरफ से हमेशा रहते हैं। मेरी कोई भी नाराजगी नहीं है। मैं एक फकीर हूं। या पूछे जाने पर कि शिवपाल यादव सीतापुर जेल में उनसे मिलने गए थे जबकि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए, तो खान ने कहा कि मैं किसी के जेल आने या ना आने पर टिप्पणी नहीं करने चाहता हूं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आए थे और उन लोगों को भी देता हूं जो कुछ कारणों से नहीं आ सके, क्योंकि मैं स्थिति में नहीं हूं कि मैं गुस्सा करूं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ईडी ने न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को सम्मन जारी किया। रूस यूक्रेन युद्ध में हर दिन मर रहे हैं 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक। जेलेंस्की ने कहा पुतिन जीत नहीं सकते। वीआईपी सुप्रीमो को फिर झटका, मंत्री पद छीनकर अब सहनी को सर्वदलीय बैठक से भी किया गया आउट। फेसबुक की सीईओ शेरगिल सैडबर्ग ने दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर कही बड़ी बात। और आजम खां से अस्पताल में मुलाकात के बाद जो है अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई बाहर। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा कि अच्छी सेहत के लिए हम दुआ कर रहे हैं। की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अमेरिका में मास शूटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। यूएस के टेक्सास में कत्लेआम के बाद अब ओक्लाहोमा में भी कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टूल्सा में सेंट फ्रांसिस अस्पताल कैंपस के नजदीक गोलाबारी में हमलावर ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में पुलिस ने इस हमलावर को भी मार गिराया। इस गोलाबारी की घटना में कई लोग घायल भी हुए, जिसमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि हमलावर अचानक अपनी बंदूक लेकर मौके पर पहुंचा और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां मौजूद कई लोगों को गोली लगी, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस हमलावर को गोली मार दी गई। पुलिस ने अभी हमलावर की पहचान के बारे में कोई भी जानकारी जारी नहीं की है। आपको बता दें कि अमेरिका में साल 2022 के दौरान अब तक मास शूटिंग की 233 घटनाएं दर्ज हो चुकी है। पिछले दिनों टेक्सास के एक स्कूल में घुसकर हमलावर ने 18 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया था। वहीं 3 अन्य की इस मामले में जो है मौत हो गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद अमेरिका में लगातार बंदूकों को लेकर सख्त कानून की बात कही जा रही, लेकिन इस बहस के बीच लगातार मास शूटिंग का सिलसिला चल रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन खुद इस कानून का जिक्र कर चुके हैं। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। हार्दिक पटेल ने कहा कि राष्ट्र हित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित के भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। हार्दिक पटेल ऐसे समय पार्टी में शामिल हो रहे हैं जब इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पिछले 2 दशक से अधिक समय में राज्य में सत्ता में है। 28 वर्षीय हार्दिक पटेल ने साल 2015 में पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था। कभी बीजेपी के धुर आलोचक रहे पटेल के खिलाफ गुजरात की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने राजद्रोह सहित कई आरोपों के मामले तक दर्ज कराए। वहीं हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होने से पहले अहमदाबाद, पाटन नगर और गांधीनगर के पोस्टर लगे और इस पर
अलग राष्ट्र प्रेमी युवा हृदय सम्राट सरीखे नारे भी लिखे गए। बताया गया है कि वह 11 बजे बीजेपी कार्यालय में शामिल हुए और गौरतलब है कि पोस्टर में दी गई जानकारी के अनुसार हार्दिक पटेल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जो 11 बजे तक चला। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर आज सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईडी की मदद से सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस बनाया और अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। केजरीवाल ने कहा कि मेरी पीएम मोदी से अपील है कि वह हमारे मंत्रियों को एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ गिरफ्तार कराएं। हमें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई न कोई फर्जी मामला तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक है। आजाद भारत के इतिहास के वे शायद सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मनीष जी ने इन बच्चों को सुनहरे भविष्य की उम्मीद दिखाई है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डालकर ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहते हैं। राजस्थान के बारां से एक दुकानदार पर हमले के बाद तनाव का माहौल बढ़ गया है। बारां में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद युवकों ने दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दुकानदार घायल हो गया। हमले के बाद नाराज लोगों ने काफी हंगामा किया। पूरे मामले में हिंदू संगठनों ने आज बंद भी बुलाया है। आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरे समुदाय के युवकों ने हमला किया। हमले के बाद काफी बवाल मचा। जानकारी के मुताबिक बारां शहर के जनता टाकीज रेडीमेड कपड़ा बाजार में रात कुछ हथियारबंद युवकों ने दो युवा दुकानदारों को घायल कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल एक दुकानदार हरीश के भाई मनोज शर्मा को पिछले हफ्ते कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। वारदात में दूसरा घायल युवक कोटा निवासी विनोद है। यह हरीश का रिश्तेदार बताया जा रहा है। मनोज विहिप के जिला महामंत्री द्वारका प्रसाद शर्मा का पुत्र है। पहले वाली घटना का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि हमलावर युवक समुदाय विशेष के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभी इस बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया है और इस वारदात के बाद शहर में आक्रोश फैल गया है। बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल में जमा हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस और मीडिया कर्मियों का भी भीड़ ने अस्पताल के वार्ड में प्रवेश को लेकर विरोध प्रकट किया। इधर व्यापार महासंगठन ने घटना के विरोध में आज जो है बंद का आह्वान किया है। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दे दिया। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने के बाद आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां रामपुर से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रामपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इन नेताओं के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई दोनों सीटों पर 23 जून को उपचुनाव के लिए मतदान निर्धारित है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी रामपुर में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा ने कहा कि रामपुर क्षेत्र में पार्टी को अभी और मजबूत बनाने की जरूरत है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा वहां उम्मीदवार जरूर उतारेगी। देश के 6 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 23 जून को होंगे। आजमगढ़ और रामपुर के अलावा एक लोकसभा सीट पंजाब की संगरूर की है, जिसे भगवंत मान ने राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ा है। मतगणना 26 जून को होगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ईडी ने न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को सम्मन जारी किया। रूस यूक्रेन युद्ध में हर दिन मर रहे हैं 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक। जेलेंस्की ने कहा पुतिन जीत नहीं सकते। वीआईपी सुप्रीमो को फिर झटका, मंत्री पद छीनकर अब सहनी को सर्वदलीय बैठक से भी किया गया आउट।
फेसबुक की सीईओ शेरगिल सैडबर्ग ने दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर कही बड़ी बात। और आजम खां से अस्पताल में मुलाकात के बाद जो है अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई बाहर। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा कि अच्छी सेहत के लिए हम दुआ कर रहे हैं। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक शिपिंग कंपनी के गोदाम में शाम आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 7 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। आग में झुलसे इन घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। विशाखापट्टनम के न्यूपोर्ट पुलिस स्टेशन के निरीक्षक रामू के अनुसार शिपिंग कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटे में जो है 7 लोग झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। स्थायी सूत्रों के मुताबिक जो है आग श्रवण शिपिंग कंपनी के गोदाम में लगी है। बताया जा रहा है कि श्रवण शिपिंग कंपनी का गोदाम विशाखापट्टनम में पेड़ा गत्याड़ा से गंगावर पोर्ट रोड के पास स्थित है। सूत्रों की माने तो गोदाम में भारी मात्रा में केमिकल का स्टोर कर रखा गया था। गोदाम में लगी आग से जो है कई लोग घायल भी हुए हैं और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगने की सूचना पर दमकल की एक टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर उसने काबू पा पाया, लेकिन केमिकल भंडारण में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। मिल रही जानकारी के अनुसार आग में झुलसे 7 लोगों में से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में देर रात एक दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूध कारोबारी का शव देर रात सड़क पर उल्टी पड़ी उसकी गाड़ी के पास बरामद हुआ। घटना के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। मृतक के परिजनों ने प्रधानी चुनाव में रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाते हुए गांव के ही 10 लोगों को नामजद करते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मीरपुर जखेड़ा निवासी 25 वर्षीय बादल उर्फ सोनू दूध का कारोबार करता था। सोनू रोज अपनी बोलेरो गाड़ी से दूध लेकर सिवाल खास प्लांट में सप्लाई के लिए जाता था। सोनू के भाई अनिल ने जो है शाम को सोनू दूध लेकर प्लांट के लिए रवाना हुआ था। देर रात तक सोनू के वापस न लौटने पर परिवार के लोगों जो है उसके मोबाइल पर कॉल करते रहे, लेकिन कॉल रिसीव तक नहीं हुई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीण सोनू को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान रघुनाथपुर जखेड़ा मार्ग पर सोनू की बोलेरो गाड़ी सड़क किनारे पलटी हुई दिखाई दी, जिस पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने भीतर जाकर देखा तो ड्राइविंग सीट पर सोनू की खून से लथपथ जो है लाश पड़ी हुई थी। यह नजारा देखते हुए परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। सोनू की हत्या कनपट्टी पर गोली मारकर की गई थी। घटनास्थल से पुलिस को 315 बोर के कारतूस के 2 खाली खोखे भी बरामद हुए। अनुमान लगाया जा रहा है कि कातिलों ने चलती गाड़ी में ही सोनू को निशाना बनाया, जिसके चलते उसकी गाड़ी पलट गई। पुलिस ने शव को लेकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य के विद्युत लोकपाल सुभाष कुमार, मुख्य सचिव डॉक्टर SS सल्कू और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंदवर्धन, पुलिस महानिदेशालय अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव RK सुधांशु और विशेष प्रमुख सचिव अभिनय कुमार, सचिव शैलेश बगोली, R मीनाक्षी सुंदरम सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े। जरूरत होने पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में सुधार भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए। यह देखा जाए कि किन किन सेक्टर से वित्तीय संसाधन जुटाए जा रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में जल विद्युत संसाधन महत्वपूर्ण है, सोलर सेक्टर पर भी फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण विकास योजना भी स्वीकृत हुई है। टेलीविजन समाचार चैनल पर परिचर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुणे नगर निगम के पूर्व पार्षद अब्दुल गफूर पठान की शिकायत पर कोटवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह प्राथमिकी अब्दुल गफूर पठान के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी। उनके बयान के अनुसार 28 मई को उन्हें व्हाट्सएप पर ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी परिचर्चा से संबंधित लिंक प्राप्त हुआ, जिसमें नुपुर शर्मा भी हिस्सा ले रही थी। उन्होंने कहा कि वह पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी के संबंध में नुपुर शर्मा की टिप्पणियां देखकर आहत हो गए। इस बीच पठान ने दावा किया कि पुलिस ने पहले तो प्राथमिकी दर्ज करने के प्रति अनिच्छा जाहिर की थी, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एवं अन्य समूहों सहित विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रयास से प्राथमिकी दर्ज हो सकी है। उन्होंने कहा कि अब शर्मा की गिरफ्तारी तक पुलिस से बात करते रहेंगे। मुंबई पुलिस ने हाल ही में शर्मा के खिलाफ ऐसा ही एक मामला दर्ज किया है। इस मामले के बाद से नुपुर शर्मा ने ट्विटर पर बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। नुपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैग करते हुए ट्वीट कर लिखा कि उनकी मां, बहन और पिता को जान से मारने और सिर काटने की धमकियां मिल रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ईडी ने न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को सम्मन जारी किया। रूस यूक्रेन युद्ध में हर दिन मर रहे हैं 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक। जेलेंस्की ने कहा पुतिन जीत नहीं सकते। वीआईपी सुप्रीमो को फिर झटका, मंत्री पद छीनकर अब सहनी को सर्वदलीय बैठक से भी किया गया आउट। फेसबुक की सीईओ शेरगिल सैडबर्ग ने दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर कही बड़ी बात। और आजम खां से अस्पताल में मुलाकात के बाद अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई बाहर। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा कि अच्छी सेहत के लिए हम दुआ कर रहे हैं।